अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज के अखबार के साथ मैं हूं राना आदिल। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। चलते हैं प्रोग्राम की जानिब। नाज़रीन, कहीं देर से खाना लाने पे गुस्सा, कहीं पेट भर के न खाने पे गुस्सा, कहीं कार आगे बढ़ाने पे गुस्सा, कहीं लाल बत्ती के आने पे गुस्सा, नहाए कोई तो नहाने पे गुस्सा, कोई घर पे आए तो आने पे गुस्सा, चला कोई जाए तो जाने पे गुस्सा, सुबह जल्दी उठाने पे गुस्सा, मियाँ चाय मांगे पिलाने पे गुस्सा, कहे बीवी ये ला दो लाने पे गुस्सा। ये शायरी है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब की। अब ज़रा मुल्की सियासत का बयानिया सुन लीजिए, फिर अंदाज़ा होगा कि हालिया सियासी सूरत हाल पर कोई उम्मीद बराती है या सिर्फ गुस्सा आता है। एक वफाकी वज़ीर ने कहा, अपोजिशन ठगों का टोला है, फजल रहमान शर की कुव्वतों की क़यादत कर रहे हैं, दाल में काला है, सिंध पुलिस के इस्तीफ़े मशकूक हैं। एक मुआवन खुसूसी कहते हैं, कराची वाक़े पर दोनों जमातें मिलकर कोई बड़ा खेल खेल रही हैं। अता तारड़ ने मुझे धमकी दी, राना सनाउल्लाह धमकियाँ दिया करते थे। एक वफाकी वज़ीर का कहना है कि वज़ीर आज़म फास्ट बॉलर हैं, कोई भी उन्हें कुछ कहेगा ये नहीं हो सकता कि वो बाउंसर न मारें। वज़ीर आला सिंध ने कहा, मुझे हुकूमत ख़त्म करने की धमकी दी गई। ज़ुबान खोली तो कानों को हाथ लगाएंगे। पुलिस पर दबाव डालकर जाली मुकदमा बनाया गया, मफरूर के ज़रिए मुकदमा दर्ज कराया गया। कहा गया कि सुबह तक मुकदमा दर्ज ना हुआ तो ऐसी की तैसी करेंगे। जो चीज़ शॉर्ट हो जाए इल्ज़ाम सिंध हुकूमत पर रखता है। इतनी ही वफाक को तकलीफ़ है तो निकले, हम खुद देख लेंगे। वफाकी हुकूमत से बेहतरी की उम्मीद बेकार है। अपोजिशन के कई अरकान तो ये सवाल कर रहे हैं कि कराची वाक़े पर वज़ीर आज़म कहाँ हैं। नून लीगी रहनुमा ने कहा कि ये कठपुतली, जाली और नफ़रत में गर्क हुकूमत है। हैरत इस बात पर है कि तमाम तर गुस्से और इश्ताल के बावजूद अवाम को उम्मीदें दिलाई जाती हैं कि सब कुछ ठीक होने वाला है, मुल्क खुशहाल हो जाएगा, मसाइल अब ख़त्म हुए कि अब, यानी अवाम तो उस परिंदे जैसी हो गई जो ख़ुद मसाइल में कैद हैं, लेकिन हुक्मरानों और सियासतदानों के बयानात के मुताबिक उन्हें चहचहाना ही चाहिए। बकौल उमैर नजमी, परिंदे कैद हैं तुम चहचहाहट चाहते हो, परिंदे कैद हैं तुम चहचहाहट चाहते हो, तुम्हें तो अच्छा खासा नफ्सियाती मसला है। अब एक कॉलम नगार की तहरीर का कुछ हिस्सा मैं आपके सामने रखता हूँ, जिसमें वो कहते हैं, सियासत बहुत तहम्मुल और बर्दाश्त मांगती है, लेकिन हमारे मुल्क में ऐसे सियासी रहनुमाओं की कमी नहीं जिन्हें देखकर लगता है सियासत नहीं गुस्सा कर रहे हैं। बहुत से सियासतदानों का तर्ज हुक्मरानी बताता है कि वो सियासत में आए ही अवाम पर गुस्सा उतारने के लिए थे। जब उनका गुस्सा और अवाम के कपड़े उतर जाते हैं तब कहीं जाकर वो कुर्सी से उतरते हैं। जिस तरह हिस्सा ब कदर जुस्सा का उसूल है, इसी तरह बाज़ सियासतदानों का गुस्सा ब कदर हिस्सा होता है, यानी जितना इक़्तिदार में हिस्सा उतना ही हुकूमत पर कम गुस्सा। कुछ का गुस्सा नाक पर धरा रहता है, ये धरे धरे यूं चिपक जाता है कि नाक रगड़ कर ही इससे छुटकारा मिलता है। अब मुल्क में जारी हालिया सूरत हाल पर जाने क्यों फिर मुझे अवामी इजहार के लिए उमैर नजमी का ही एक और शेर याद आ गया कि कहीं ऐसा तो नहीं, मैं एक किरदार से बड़ा तंग हूँ कलमकार, मैं एक किरदार से बड़ा तंग हूँ कलमकार, मुझे कहानी में डाल गुस्सा निकालना है। लेकिन सबसे अहम जुमला जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने बोला, गो के उन्होंने ये अपने अफसरों और जवानों को कहा, लेकिन मैं सबके लिए बोलना चाहता हूँ कि अपना फ़र्ज़ इखलास और जज्बे से अदा करें। नाज़रीन, हाजिर होते हैं मेहमानों के साथ एक छोटे से वक्फे के बाद, साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन चलते हैं खबरों और तजियों की जानिब। मैं सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तजियाकार मोहतरम जनाब चौधरी खादम अली मांडला साहब। अस्सलाम वालेकुम मांडला साहब। जी वालेकुम मांडला साहब, मसरूफियत के बावजूद आपने वक्त निकाला, थैंक्स अलॉट प्रोग्राम में शिरकत की, बहुत शुक्रिया। मैं नाज़रीन एक और शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, लेकिन वो ऑनलाइन मेरे साथ मौजूद होंगी और शोबा वकालत से उनका ताल्लुक है। उनका भी मैं आपके सामने तारुफ करा दूँ। चेयरमैन नैब रिफॉर्म्स कमेटी पंजाब लाहौर हाई कोर्ट बार बैरिस्टर वक्कास अब्रेज़ खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वक्कास। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया शिरकत, वक्त और तजिए का। मैं आपकी तरफ भी आऊँगा। सबसे पहले मैं ज़रा मांडला साहब से एक क्वेश्चन कर लूँ, जो लीडिंग स्टोरी है उसके हवाले से बात हो जाए। मांडला साहब, जो हेडलाइन है जो अखबारात की जीनत बनी है, वज़ीर आला सिंध का एक इंकशाफ है। कहते हैं 2 दिन में बहुत कुछ हुआ, हुकूमत ख़त्म करने की धमकी दी गई। बोले चुप इसलिए हूँ कि तहकीकात हो रही हैं, ज़ुबान खोल दी तो कान को हाथ लगाएंगे। वज़ीर आला का पुलिस के साथ खड़े रहने का ऐलान। और वाक़ई आप जानते हैं कि IG सिंध के बाद जो सूरत हाल पेश आई और गिरफ़्तारी कैप्टन रिटायर्ड सफदर अवान साहब की, उस गिरफ़्तारी के हवाले से IG सिंध के मामला जो हैं और वो IG सिंध और पुलिस का छुट्टी पे जाना, फ़ैसला लेना, मौखर करना फ़ैसले को, और उसके बाद ये सारी की सारी सूरत हाल जिस पर बयानबाजी शुरू हुई है, तो कैसे देख रहे हैं वज़ीर आला सिंध का बयान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया राना साहब, मोस्ट वेलकम सर। ये 2 दिन से जो हालात हम देख रहे हैं पूरे मुल्क में, ये जो एक्ट हुआ कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने, जो हुल्लड़बाजी मज़ार कायद के ऊपर जाकर की, और उसके बाद एक FIR का इंदराज होता है। चाहिए तो ये था गवर्नमेंट ऑफ सिंध को कि इसका वो इनाम लेती कि हमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन हमें देखने में जो है ना वो उल्ट नज़र आया कि पुलिस जो है वो FIR दर्ज करने से जो है वो इनकार कर रही है। यानी कि मज़ार काद जो फादर ऑफ द नेशन है, उनके मज़ार के ऊपर अगर हुल्लड़बाजी की FIR भी दर्ज नहीं होती, और उसके लिए पूरा मुल्क जो है वो देख रहा था, पार्लियामेंटेरियन अवाम, पूरे मुल्क की अवाम का गुस्सा जो है वो उसके ऊपर था कि क्यों पर्चा दर्ज नहीं हो रहा। और अगर उसके ऊपर भी पर्चा दर्ज नहीं होना तो वो किसके ऊपर जाकर होना था। लेकिन हमें देखने में क्या मिला कि पुलिस की तरफ से, पुलिस की इज्जत और उनका मोराल, हम अवाम तो चाहते हैं कि सिंध की पुलिस की गैरत उस दिन क्यों नहीं जागी जिस दिन उज़ैर बुलेज अपने आर्डरों के ऊपर जो है वो तबादले कराता था, अपने आर्डर जो है ना वो इम्प्लीमेंट कराता था पुलिस से। जिस दिन 100 बंदा, 60 बंदे एक दिन में टारगेट किलिंग होते थे कराची में, उस दिन पुलिस की गैरत जागती। उस दिन पुलिस की गैरत जागती जब गवाहान को, जो ओमनी केस चल रहे थे, उनके गवाहान को जो है वो धमकाया जाता था, उस दिन गैरत जाग जाती। जब 250-300 बंदा फैक्ट्री में जिंदा जल गया, उस दिन जो है वो गैरत जाग जाती। जब ये सानिया हुआ ये 12 वो जो थे चीफ जस्टिस एक्स जो इफ्तिखार चौधरी गया, तो उस दिन वकला जो है वो जिंदा जल गई, उस दिन गैरत जाग जाती। सिंध की जो करप्शन है उसकी आप देख ले, राव अनवार जिसने मावरा एक अदालत कितने पख्तूनों का कत्ल किया, उस दिन किसी एक पुलिस अफसर की जो है वो गैरत जाग जाती। गैरत किस में जागी? जाके कि मज़ार कायद के ऊपर हुल्लड़बाजी करने वाले के ऊपर पर्चा क्यों दर्ज हो गया, इसके ऊपर गैरत जागती है। तो ये मुल्क जो है ना बहुत परेशान है इस बात से। जहाँ तक ये उसके वज़ीर आला का बयान है कि वो दिन में बहुत कुछ हो गया, 2 दिनों में हमें हुकूमत ख़त्म करने की जो है धमकियाँ दी गई हैं, तो मेरा ख्याल है अगर बोल भी देते हैं तो फिर सारी बात खोल के बता दे कि क्या क्या बातें हुई हैं। ना जो है छुपते हैं, ना साफ सामने आते हैं। तो बोल भी दिया, जिक्र भी कर दिया, तो पीछे आपने कौन सी बात रखी है? तो आप जो भी है वो कौम और मुल्क को बताएं कि हम पर्चा नहीं काटना चाहते थे, हमारे स्टेट के ऊपर, हमारे सूबे में कोई भी जुर्म हो जाए हम पर्चा काटने की इजाजत साहब, आपका कहने का मतलब है वज़ीर आला सिंध ये कहना चाहते हैं कि वो नहीं काटना चाहते थे? बिल्कुल, वो तो बयान देते हैं, काटा ही नहीं, वो कह रहे हैं वही जुर्म तो हुआ नहीं। ना, तो आखिर वो कौन से इंकशाफ आपको लगते हैं जो 2 दिन का वो जिक्र कर रहे हैं और कहते हैं अगर जुबान खोल दी तो कानों को हाथ लगाएंगे? देखिए, बात ये है कि अभी वो खुद कह रहे हैं कि तहकीकात हो रही हैं, जिसका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कोर कमांडर कराची को हुक्म दे दिया है कि तमाम वाक़े की जो है ना वो इंक्वायरी करके उसकी रिपोर्ट पेश करे। और उन्होंने खुद भी अपनी एक तहकीकाती कमेटी का भी ऐलान कर दिया है, सिंध हुकूमत ने भी। अभी वो तहकीकात सामने आएंगी,
फिर जाकर पता चलेगा। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले जो तहकीक होनी चाहिए कि पर्चा दर्ज क्यों नहीं हो रहा था। अगर इसके ऊपर पर्चा दर्ज नहीं होना था तो किसके ऊपर करना था? वैसे तो सिंध मशहूर है कि वो पर्चे जिस जो पे है, ये तहकीक हो रही है उसको कैसे देख रहे हैं कि कैसे हुआ है? देखिए बात जिसका ये मुअम्मा बना हुआ है, वफाक, सूबा, आईजी, ये सारे मामलात जो हैं और बड़े बड़े इंकशाफ हो रहे हैं, 2 दिन की वो जो सूरत हाल बता रहे हैं वो उसी के बिना पे बता रहे हैं, तो उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए बात यह है कि पर्चा यहाँ पाकिस्तान में 14 कत्ल साने मॉडल टाउन में होते हैं और पर्चा उल्टा जिनके कत्ल होते हैं उनके ऊपर हो जाता है। और उस पर्चे को दर्ज कराने के लिए भी उस वक़्त के मिलिट्री चीफ जो रहील शरीफ साहब थे उनकी इंटरवेंशन से जो है ना वो पर्चा दर्ज हुआ। मुझे ये बताएं कि जब अदारे काम छोड़ देंगे वो जब वहाँ इमाम किस तरफ जाएगी, क्या करेगी? क्योंकि ये वाना स्टेट नहीं बनाना इसको। अगर ला के सही है माला साहब, ठीक है, मैं चलता हूँ बैरिस्टर साहब की जा रहा है। बैरिस्टर वक्कास अब्रेज साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस दिन आपसे बात हो रही थी जब ये मामला पेश आया कराची में और शराइन पे जो सूरत हाल नज़र आई मज़ार पे, तो उसके बाद की जो सूरत हाल है अब वो मज़ीद आपके सामने है। जिस तरह ये कार्रवाई हुई है, पहले तो पर्चा दर्ज करने के हवाले से तो उस दिन भी ये बात हुई थी कि कौन सी दफ़ात लग सकती हैं, क्या क्या सज़ाएँ हो सकती हैं, लेकिन अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो सूरत हाल इख्तियार कर गया है ये सारा मामला, कि पूरी कार्रवाई कैसे की गई और जो शकूक व शुबहात हैं, और वज़ीर आला सिंध ये कह रहे हैं कि बहुत सारे इंकशाफात उन्होंने किए हैं, 2 दिन के अंदर बहुत कुछ हो गया, अगर मैंने ज़ुबान खोल दी तो कानों को हाथ लगाएंगे। यानी कौन से ऐसे वो मुहर्रकात आपको नज़र आते हैं अगर वो ज़ुबान ज़द-ए-आम आते हैं तो कानों को हाथ लगाया जाए? रान साहब, जहाँ तक उनके इंकशाफात की बात है, वो मैक्सिमम एक ही अदारे की तरफ वो उसको ब्लेम कर रहे हैं कि चूंकि हमने तो आईजी साहब को नहीं कहा था कि आईजी साहब इसकी एफआईआर का इंदराज करवाएं, और उनका ये कहना है कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन चूंकि आईजी की जो तकर्री है या जो चीफ सेक्रेटरी की तकर्री है, चूंकि ये एक हमारे जो फेडरल मिनिस्टर हैं, हमारे वजीर दाखिला के अंडर आती हैं ये सारी चीज़ें, उसके बाद जो डीजी रेंजर्स हैं, ये डायरेक्टली 3 से 4 जो पोस्ट हैं, जो डेजिग्नेशंस हैं, इनकी तकर्री चूंकि हमारी वफाक के अंडर आती है और हमारे वजीर दाखिला इनकी तकर्री करते हैं। लिहाजा यहाँ पे फिर से एक दफ़ा 18वीं तरमीम की बात की जा रही है कि सूबों की जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी जिसे 18वीं तरमीम में स्ट्रेंथन करने की बात की जा रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सूबों को खुद मुख्तारी नहीं दी गई। हमारा आईजी जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है और जिसकी वजह से उसने वफाक से डायरेक्शन ली और वफाक की डायरेक्शन की वजह से ही उसने एफआईआर का इंदराज किया। लेकिन मैं समझता हूँ जैसा मांडला साहब ने भी बात की, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि एफआईआर का इंदराज, हमारा जो सेक्शन 154 है सीआरपीसी का, वो ये कहता है कि जब भी कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होगा देन दिस इज अ वेरी मच मैंडेटरी एंड ऑब्लिगेटरी अपॉन द स्टेशन हाउस ऑफिसर के वो उस मुकदमे का इंदराज करे। और अगर एसएचओ ने उस मुकदमे का इंदराज किया, आप कैसे ये बात कह सकते हैं कि वो हमारे मेहमान हैं, मेहमान की इज्जत करेंगे? जो शख्स भी जो कानून की खिलाफवर्जी करता है, लॉ को ब्रेक करता है, चाहे वो किसी का मेहमान हो, चाहे वो एक पीएन हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, हमारा आर्टिकल 25 जो आईन पाकिस्तान का है, दैट इज वेरी मच क्लियर इन दिस रिगार्ड दैट ऑल द सिटीजन आर इक्वल बिफोर द आई ऑफ लॉ एंड दे मस्ट हैव द इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर द लॉ। ये आर्टिकल हमारा 4 भी मौजूद है, आर्टिकल 5 भी मौजूद है। इसलिए पाकिस्तान के तमाम अदारे, पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान का चीफ मिनिस्टर, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और तमाम लोग जो किसी भी किस्म के जुर्म का इर्तिकाब करते हैं, उसको टाइम स्पेसिफिक लॉ या पर्सन स्पेसिफिक लॉ के तहत कोई एग्जम्पशन नहीं दी जा सकती, उसको इस बेस पे एग्जम्पशन नहीं दी जा सकती। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा। बिलावल भुट्टो ने भी एक खिताब किया, उसमें उन्होंने घेराव की बात की आईजी सिंध की, उसको कैसे देख रहे हैं? आपको लगता है कि ये होना चाहिए था? यानी ये वो बातें हैं जो ऑन द रिकॉर्ड हैं, मैं कोई छुपी बात या कोई ऐसी बात करने के, ना तो मेरे पास कोई ऐसा क्लू है ना उन्होंने कोई बात की। जितनी उन्होंने बात की उस हवाले से अगर आईजी के घर का घेराव या आईजी को कहीं ले जाया गया जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, कोई अगर ऐसी बात है तो ये कार्रवाई किस जुमरे में आती है? और अगर कोई उसके पीछे वाकई कोई हाथ नज़र आते हैं जिसका जिक्र पहले ज़ुबैर साहब ने किया सीएम की कॉल के हवाले से, उसके बाद अगर वाकई कोई कार्रवाई के पीछे ऐसे मुहर्रकात हुए तो फिर कानून क्या कहता है? देखिए, हमारे मुल्क के अंदर कोई अदारा भी मुकद्दस गाय नहीं है। एवरीवन इज अकाउंटेबल इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, और जितने भी अदारे हैं दे मस्ट प्ले देयर रोल इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनका डिफाइंड रोल हमें मिलता है, अदारे उन्हीं हदूदों की यूद के अंदर जो है अपना रोल और अपना किरदार अदा करे। हमारे मुल्क में प्रॉब्लम और बदकिस्मती ये है
कि हमारे अदारे जब अपनी हदूदों के यूद फैलाते हैं तो वहां पे फिर जो दूसरे अदारे हैं वहां पे कन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, कन्फ्रस्ट्रेशन भी आती है और एक कन्फ्यूजन का माहौल भी परवान चढ़ता है, जिसकी वजह से फिर जो अल्टीमेटली स्टेट को सफर करना पड़ता है, सूबाई खुद मुख्तारी को सफर करना पड़ता है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये सिंध हुकूमत की बहुत बड़ी इनकॉम्पिटेंस है और उनकी कारकर्दगी पे ये सवालिया निशान है कि अगर आपके सूबे में कोई इस तरह की कार्रवाई हुई है या सिंध आईजी सिंध के घर का घेराव कर लिया गया है, जिस तरह हलीम आदिल ने भी कहा कि आईजी सिंध कोई 18 साल की दुशीजा नहीं थी कि जिनके घर का जो घेराव कर लिया गया या उन्हें उठा लिया गया या उन्हें किडनैप किया गया या यरगमाल बनाया गया। लिहाजा आईजी का एक प्रोटोकॉल है, उसके पास सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं। ये कैसे मुमकिन है आईजी के घर का घेराव किया गया और उसे रातों रात बैरिस्टर साहब, मैं भी यही जानना चाहता हूं क्योंकि कल उनसे भी यही सवाल किया गया था। जब उनसे ये बोला गया कि अगर ज़ुबैर झूठे हैं तो उनके खिलाफ होनी चाहिए कार्रवाई और सख्त होनी चाहिए, उन्होंने बोला बिल्कुल। उन्होंने बोला जिस कार्रवाई का वो जिक्र कर रहे हैं अगर वो साबित हो जाती है तो जो वो करता है उसके खिलाफ भी होनी चाहिए। मेरा सिर्फ इतना ही पूछना है कि अगर कोई ऐसे मुहर्रकात सामने आ गए तो कानूनी हवाले से उनकी क्या सज़ा, कुछ ऐसा है क्या सज़ा होगी? क्योंकि इंक्वायरी तो चल रही है, वो सारे सूरत हाल तो होगी। आर्मी चीफ साहब ने भी नोटिस ले लिया, वो बाकायदा रिपोर्ट भी फॉरवर्ड होगी, कमेटी बना दी गई सूबा सिंध की जानिब से। मुझे तो ये जानना है कानूनी हवाले से अगर कोई ऐसा शख्स कोई मुर्तकिब पाया जाता है तो उसकी क्या सज़ा कानूनी हवाले से हो सकती है? अदील, इस हवाले से हमारे जो तज़ीरात पाकिस्तान का सेक्शन 503 मौजूद है। एट द सेम टाइम हमारा 124A मौजूद है जो सेडेशन की बात करता है। ये कहता है कि आप हमारे सलामती कौंसिल के अदारे, हमारे डिफेंस और सिक्योरिटी से रिलेटेड जो अदारे हैं, अगर आप उनकी तहजीक के लिए, उनको मलाइन करने के लिए या उन्होंने किसी गलत चीज़ में इन्वॉल्व या इंगेज करने के लिए कोई ऐसा बयान, कोई ऐसी स्टेटमेंट या कोई ऐसी इंसाइटमेंट पब्लिक में देते हैं जिससे हमारे सलामती कौंसिल के अदारों की साख मुतासिर होती है या उनकी क्रेडिबिलिटी और डिस्पर्ज होती है, तो उसके लिए लाइफ इम्प्रिजमेंट, उम्र कैद की सजा मौजूद है। लिहाजा कल-कला अगर ये चीज गलत साबित होती है एंड आफ्टर द कंडक्टिंग द इंक्वायरी ये चीज सफाई मिसल पे आ जाती है या ये शवाहिद अवाम के सामने आ जाते हैं कि ये जो तासुर देने की कोशिश की गई और जो एक ऑडियो मैसेज जुबैर साहब की तरफ से जो ग्रुप्स के अंदर सेंड किया गया, अगर कल-कला ये कोर्ट ऑफ लॉ में या इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद ये बात साबित हो जाती है कि ये बात गलत थी, ये हर्जा सराई थी, हमारे अदारों की साख को मुतासिर करने की कोशिश थी, या ये वो बयानिया था जिससे हमारा जो सबसे बड़ा इस मुल्क का जो एक सेक्शन है ये भी मौजूद है, 503 भी मौजूद है। इस हवाले से जो जुबैर साहब है उनके खिलाफ कार्रवाई हमारे लॉ के अंदर मौजूद है। अच्छा, जुबैर साहब की कार्रवाई, क्योंकि बीच में कुछ आवाज़ की वजह से मसला बना कि जुबैर साहब के खिलाफ अगर वो झूठे पड़ते हैं तो जो कार्रवाई होती है उसकी सज़ा क्या बनती है? उम्र कैद, लाइफ इम्प्रिजमेंट। और यही वो अगर जो मुहर्रकात जो वो बता रहे हैं अगर वैसा हो जाता है और उसमें कोई गिल्टी पाया जाता है तो उसकी भी उम्र कैद, उम्र कैद। और जो मुहर्रकात वो बता रहे हैं तो फिर उसमें ये किया जा सकता है कि जो उनके एक हमारे डीजी रेंजर का चूंकि बार बार उनको ब्लेम किया जा रहा है या उनको बीच में जो भी शख्सियत हो, उनको ये किया जा सकता है कि उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जा सकती है, उनको कोर्ट मार्शल किया जा सकता है और उनको बरतरफ किया जा सकता है, यानी वो महकमे की जानिब से की जाएगी। सही, मैं जरा मावला साहब की जानिब चलता हूँ। मावला साहब, सिंध पुलिस के अफसरान की छुट्टियों की दरख्वास्त, वफाक को कई तहफ़्फ़ुज़ात हैं और अपोजिशन पर अदारों को लड़ाने की कोशिश करने का इल्ज़ाम लगा दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात कहते हैं ये अपनी करप्शन बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ शहजाद अकबर ने तो वाज़े तौर पे ये बोला है कि दोनों जमातें जो हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी, वो खेल खेल रही हैं। तो कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए राणा साहब, सबसे पहले तो जो ये छुट्टियों की दरख्वास्त, एक ही पैटर्न, एक ही सेंटेंसेज और एक जैसे ही वो लिखाई और नीचे सिर्फ साइन और नामों का फ़र्क, इससे जाहिर होता है कि ये बड़े प्लान के साथ, यानी कि जितने करप्शन क्लब के मेंबर हैं तमाम हर किस्म का हथकंडा जो है वो इस्तेमाल। सही, माना साहब गुफ्तगू यहीं से जारी करेंगे, हमें एक छोटा सा वक्फा लेना होगा। नाज़रीन साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन खबरों और तजियों का सिलसिला जारी है। मज़ीद आगे गुफ्तगू को बढ़ाते हैं। तो मामला था, मैं चाहूँगा वहीं से गुफ्तगू आगे बढ़ाएं जहाँ से ये सिलसिला टूटा था कि आखिर वफाक को तहफ़्फ़ुज़ात हैं
सिंध पुलिस के अफसरान की छुट्टियों पर, और वो बार बार कह रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो खेल खेल रही है। देखिए राणा साहब, मैं पहले भी हर प्रोग्राम में तकरीबन ये कहता हूँ कि ये जितने भी करप्शन क्लब के मेंबर हैं ये हर किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करेंगे, और जिस तरीके से ये पुलिस चीफ के मतलब और उसके बाद एक छुट्टियों की दरख्वास्तें, मुझे ये बताएं कि ये किस ज़िम्मे में आता है। ये तो जो वकास साहब बैठे हैं हमारे पास, वो खुद बता दें कि ये किस ज़िम्मे में आता है। ये स्टेट है कि मुझे ये बताएं कि सबसे पहले इन्होंने जिस तरीके से आर्मी चीफ की इज़्ज़त के ऊपर, उनके मोराल के ऊपर बात कर रहे हैं, तो जो ज़बानें मिलिट्री चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मतलब इस्तेमाल की जा रही हैं, DGISI के मतलब ज़बानें इस्तेमाल की जा रही हैं, तो उन अदारों के मोराल के मतलब को सोचता है कि वो इतनी बड़ी फोर्सेस जो फ्रंट के ऊपर हर मुहाज के ऊपर जंग में मसरूफ़ है, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग कर रही है, इंटरनेशनल जो बाउंड्रीज है हमारी भारत के साथ, अफगानिस्तान की तरफ से, हर तरफ से जो है वो हमलों का मुकाबला कर रही है, और उनके चीफ्स के ऊपर जो लंबी लंबी जबानें इस्तेमाल हो रही होती हैं, तो मुझे बताएं कि वो एक फोर्स नहीं है क्या? किसी ने बाला साहब, कोई ख्याल अभी तो करता है अगर इस मैं बात जुमला का? इस्तेमाल करूं तो पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ने रिक्वेस्ट आर्मी चीफ से ही की है। मैं ठीक उसी है? तरफ जा रहा हूं। उन्होंने मनवा लिया। मुझे तो ये जानना है कि अवाम कहाँ है। लेकिन दूसरी अहम बात यह है कि वाकई नून लीग की जानिब से यह भी सवाल उठ रहा है कि वजीर आजम इस कराची वाक़े पर कहाँ है। देखिए राणा साहब, अभी ये जितने भी ये सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करते हैं, तो रिक्वेस्ट किसको जाके कर रहे हैं? भाई ठीक है, आपको प्राइम मिनिस्टर से बात नहीं करनी थी, आप प्रेसिडेंट आप पाकिस्तान के आगे रिक्वेस्ट रख देते, आप गवर्नर आपका बैठा हुआ है वहां बात करते, लेकिन रिक्वेस्ट आप कहां करते हैं? उन्हीं के मतलब आपकी लंबी लंबी जबानें खुलती हैं, उन्हीं के खिलाफ आपने मुहाज जो इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट के कहने के ऊपर भारतीय एजेंडे को लेके जो है ना इसको आप फ्लोट कर रहे हैं, हर जगह के ऊपर उनके बयान भी दे रहे हैं, जबानें भी खोल रहे हैं, और सामने जो है वो आ भी नहीं रही और छुप भी नहीं रही है। तो मुझे ये बताएं कि ये जा किस तरीके से रहे हैं। अब और एक कॉल जाती है, एक टेलीफोन जाता है, तो वैसे ही जो है वो बखेरा जो है वो बिखर जाता है, शहराजा इनका, ये PDM का। तो मुझे बताएं कि ये खुद ही इस चीज़ को नहीं वो मानते। जो जिसका जिक्र हो रहा है, जिस ओहदे का, वो वफाक के अंडर है, तो वजीर आजम क्या खुद नहीं उसको देंगे कि उसके बारे में पूछें या कोई भी सूरत हाल? देखिए बात ये है कि जब एक पार्टी खुद रिक्वेस्ट करती है, अभी एक कमेटी तो बना दी किसने? सूबे ने अपनी कमेटी बना दी। दूसरी कमेटी जो है ना उसका ऐलान कर दिया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने। अभी तीसरी कमेटी एक वफाक भी तश्कील दे दे। मुझे ये बताएगा कितनी कमेटी की तो बात बनानी ही है? नहीं हो रही। नून लीग वाले ये कहते हैं कि वजीर आजम कहाँ हैं, उनका कोई बयान, उन्होंने इसको कोई नोटिस लेना, कोई ऐसी बात करना, आपको नहीं लगता? नहीं, आपका क्या ख्याल है कि जो आर्मी चीफ बात करते हैं या कोई भी फेडरल से तल्लक रखने वाले अदारे का हेड बात करता है तो विद आउट कंसेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर करता है? नहीं, तमाम चीज़ें जो है ना वो एक प्राइम मिनिस्टर के साए के नीचे हो रही हैं और पूरा निज़ाम जो है ना वो काम कर रहा है। लेकिन वो जो चाहते हैं, जो साजिशें वो रचाई जा रही हैं। चले, मैं बैरिस्टर साहब से चीज़ें जानता हूँ। बैरिस्टर साहब, वकास साहब, आप क्या कहेंगे कि नून लीग ये कह रही है कि वजीर आजम कराची वाक़े पर कहाँ खड़े हैं? और इसके साथ साथ अगर मैं थोड़ा सा मजीद अगर जुमला आगे बढ़ाऊँ तो राना सनाउल्लाह ने बोला है कि जी कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी जो है वो इंतकामी कार्रवाई है। साथ में वो कहते हैं जिम्मेदारों का तयन होना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं नाहल टोला आवाम पर मुसल्लत है, सूबाई इख्तियारात में वफाक की मदाखलत काबिल मजम्मत है। अब ये जो मजम्मत है, मदाखलत जिसको कहा जा रहा है, दूसरा वज़ीर आज़म कराची वाक़े पर कहाँ है, ये एक अलग से सवाल है। लेकिन मेरा सवाल ज़रूर आगे बढ़ेगा। पहले तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि नून लीग का ये जो सवाल है वज़ीर आज़म के हवाले से, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, वजीर आजम कैसे फ्रंट फुट पे आए जब आप हमारी जो है आर्म फोर्स को मुलायन करें, हमारे वजीर आजम को बोलें कि ये सिलेक्टेड वजीर आजम है, तो क्या वजीर आजम इनके हक में बात करेंगे? जब जिस तरह मांडला साहब ने बात की, बिल्कुल दुरुस्त बात की, जिनकी रिप्यूट को डिस्पर्स करने की बात करते हैं, जिनके खिलाफ जलसे जुलूसों में जिनकी साख को मुतासर किया इन्होंने अपनी तकारीरों से, उन्हीं से फिर जाके जो है इन्होंने कहा कि जी इस मामले की इंक्वायरी करे। दिस इज अ क्वेश्चन मार्क ऑन द कॉम्पिटेंस ऑफ सिंध गवर्नमेंट के आपने क्या आपके पास इन्वेस्टिगेशन करने के लिए या इंक्वायरी कंडक्ट करने के लिए मैकेनिज्म मौजूद नहीं है? बिल्कुल है।
आपके सूबे के अंदर इस तरह की अगर कार्रवाई होती है तो आप क्या उसको सुपरवाइज नहीं कर सकते? क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते? क्या उसकी इंटेरोगेशन करके कौम के सामने हकायक नहीं रख सकते? क्या आर्टिकल 19 से मौजूद नहीं है जिसके अंदर राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक पब्लिक का राइट है, और कौम को, अवाम को आप ये नहीं बता सकते कि ये किसका कसूर था, ये क्या ये अकरेंस थी, क्या ये मामला था? वजीर आजम कैसे फ्रंट फुट पे आए? जब आप वजीर आजम को सिलेक्टेड बोलते हैं, आप जब वजीर आजम को बोलते हैं ये कठपुतली हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट के लाए हुए हैं, तो हमारे मुल्क का जो पॉलिटिकल सिनारियो रहा है, इसी तरह आपने देखा कि जब नूली की हुकूमत थी वफाक के अंदर और सिंध में जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तब भी ये कन्फ्रस्ट्रेशन रही, तब भी ये कन्फ्लिक्ट्स रहे, तब भी ये तजादात रहे। तो आज अगर वजीर आजम बैकफुट पे हैं तो बिल्कुल उनका जो एक बड़ा जबरदस्त एक सेंटेंस है। और चले इसी मैं तरह मैं होना फिर चाहिए। यहाँ पे पूछना चाहूंगा, शिबली फराज ये कहते हैं, बिलावल से पूछते हैं आपकी हैसियत क्या है? देखिए, बिलावल जो है, मैं ये समझता हूं कि ये सिंध हुकूमत को, चूंकि इनकी हुकूमत है, इनके वजीर आला है, इनको खुद चाहिए था कि इस मामले में फ्रंट फुट पे आते। इनके तो अपने बयानात के अंदर बहुत ज्यादा तजादात थे। कमर जमान कायरा की स्टेटमेंट अलहदा से थी, सीएम की स्टेटमेंट अलहदा से थी, खुद ये मरियम नवाज साहबा के साथ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठे, और ना इनके अंदर इतनी जुल्ली है, जुर्रत है, ये जसारत है कि ये किसी इदारे के अगेंस्ट बात करे, क्योंकि ये वो लोग हैं कि जो खुद स्टैब्लिशमेंट के लाए हुए हैं। अगर ये उन इदारों के अगेंस्ट बात करते हैं तो इनको इन ओहदों पे नहीं बिठाया जाएगा आइंदा के लिए, और इनको हमारे जो पॉलिटिकल कल्चर है या हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के जो की प्लेस हैं, इनको आउट कर दिया जाएगा। लिहाजा ना कमर जमान कायरा की स्टेटमेंट, ना बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट, और जो इनके मुस्तफा नवाज खोकर थे उनकी स्टेटमेंट, इन तमाम लोगों की, एक ही पार्टी के ये मेंबर्स हैं, एक ही पार्टी के ये कारकुनान है, और एक ही पार्टी में बसने वाले लोगों के बयानात के अंदर इतने तजादात क्यों थे? क्योंकि ये लोग खुद कंफ्यूज थे, ये लोग खुद एक सफे पे नहीं थे, एक पेज पे नहीं थे, एक नैरेटिव नहीं था, एक प्रोस्पेक्टिव नहीं था। लिहाजा आप वजीर आजम को कैसे ब्लेम कर सकते हैं कि वो फ्रंट फुट पे नहीं है, जब आप फ्रंट फुट पे नहीं है, जिनकी हुकूमत के अंडर जिनके अपने मेहमानों को उठा लिया गया या गिरफ्तार कर लिया गया, जब आप फ्रंट फुट पे आके कोई स्टेटमेंट नहीं लेते, कोई जिम्मेदारी नहीं लेते, या आप नून लीग के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में नहीं बैठते और अपने जो कारकुनान को भेज देते हैं वहां पे, तो फिर आप कैसे वजीर आजम को ब्लेम कर सकते हैं? चलें, मैं आपकी बात मैंने सुन लिया, ये आपकी राय है, लेकिन ये सारी चीज़ें होने के बावजूद आपको लगता है कि वज़ीर आज़म को इसके बारे में कुछ ना कहने की ज़रूरत है, ना पूछने की? देखिए, वजीर आजम को इसके बारे में बात करनी चाहिए। ही इज एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट सो फार एज माई ओपिनियन इज कंसर्न, और अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान उनकी लाइबिलिटी है कि वफा के साथ उनकी लाइबिलिटी है, यानी अंडर कॉन्स्टिट्यूशन आप कह रहे हैं कि उनकी लाइबिलिटी है? इनकी लाइबिलिटी बनती है कि आपके जितने भी सूबे हैं वफाक के अंडर आते हैं, चूंकि हम सूबाई खुद मुख्तारी की बात करते हैं, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात करते हैं, 2010 में जो 18वीं तरमीम पास की गई, जो कि गालिबन 100 से ज्यादा आर्टिकल्स पे मबनी थी, उसके अंदर भी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की इंश्योरेंस की बात की गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे मामला हैं जिसमें सूबाई खुद मुख्तारी नहीं है। वफाक का बड़ा इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल है, उसमें वजीर आजम की मदाखलत बनती है। और चूंकि इससे जो अगर हम इंटरनेशनली देखें तो पाकिस्तान का कोई पॉजिटिव इमेज जो है वो प्रवेल नहीं करता। लिहाजा ये राय अब आपकी कानूनी है कि लाइबिलिटी बनती है वजीर आजम की, वरना आप यही समझते हैं कि क्योंकि वो जिस लहजे में बात करती है सिंध हुकूमत, सवालिया निशान भी उस पर है और नहीं बनता कि वजीर आजम कोई बात करें? आपकी आम अमूमी राय में? बिल्कुल अमूमी मेरी राय ये है, पर सो फार एज द कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न, कॉन्स्टिट्यूशन इज क्रिस्टल क्लियर कि वजीर आजम चूंकि ही इज हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव और वो हेड ऑफ स्टेट भी हैं, तो लिहाजा इनकी ये लाइबिलिटी है कि इनके प्रोविंसेस के अंदर कोई इलीगल एक्ट है या कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन है तो उनको सुपरवाइज करना चाहिए मैटर्स को, उसकी इंक्वायरी खुद कंडक्ट करवानी चाहिए, और इनके पास किसी भी इशू पे जुडिशियल कमीशन कायम करने का या इंक्वायरी का या इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करवाने का पूरा राइट मौजूद है, पावर्स मौजूद है, एंड दीज पावर्स आर डेलीगेटेड थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। और यानी ये होना चाहिए, इसमें कोई वो दो राय नहीं है कानूनी हवाले से अगर देखा जाए तो। मैं अब मारला साहब की जानिब आता हूँ। मारला साहब, अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अब आपको क्या लगता है कि अंडर कॉन्स्टिट्यूशन जो बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म पूछते या कुछ कहते या कोई भी ऐसा कमीशन बना सकते थे, तो क्यों नहीं आखिर किया गया? देखिए, बात यह है कि 2 कमीशन तो मैंने बोला है वो इंक्वायरियाँ जो है ना वो हेल्ड हो चुकी हैं। वो तो एक तो सूबा कर रहा है, दूसरा पाकिस्तान फौज आर्मी चीफ एग्जेक्टिव हैं पाकिस्तान के, वो पूरी अथॉरिटी के साथ, यानी कि अभी एक ही कमीशन रह गया ना, अदालती कमीशन का एक ऐलान कर देते तो कितने कमीशन बनाने हैं। यानी कि ये एक मसला सबको समझ जाना चाहिए कि ये एक सूबाई मसला है।
पुलिस भी उनकी है, जिनके ऊपर वो इल्जाम लगाते हैं तो कि सेक्टर माला कमांडर साहब, थे ना, वज़ीर-ए-आज़म उनको क्या भी सिंध हुकूमत ने हटके है? पुलिस के पावर देकर बुलाया हुआ है, जिनके ऊपर वो इल्जाम दे रहे हैं बार बार। और दूसरी बात यह है कि सबसे पहला काम तो यह है कि जो जुर्म हुआ है, जो मज़ार कायद की बेहुरमती हुई है, इससे तो किसी को इनकार नहीं है, और इससे भी किसी को इनकार नहीं है कि ये पर्चा दर्ज होना चाहिए था। तखीर से हुआ है, क्यों हुआ है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। वही और इंक्वायरी जिसने हो भी रही है करवाया, कि वो कैसे हुआ। वहाँ जो है ना, वहाँ अच्छा इस माला चीज़ साहब, पे मेरा कुछ बड़ा है। एक अहम सवाल है जिस पे मैं लाजम आपसे पूछना चाहता हूँ, वो ये है कि बड़ा इश्ताल आ गया। यानी मैंने हुकूमती अरकान की बात की कि वो क्या कह रहे हैं, मैंने अपोजिशन के लोगों की बात की कि वो किस अंदाज में क्या लहजे अपनाए हुए हैं। तो ये इश्ताल आपको क्या लगता है, अवाम इस इश्ताल को कैसे ले रही है? अवाम के मसाइल क्या इस इश्ताल और गुस्से से हल हो जाएंगे? नहीं, देखिए बात पता क्या, इश्तियाल तो दलाया जा रहा है, यानी कि नारेबाजी कर तकसीम की जा रही है। ये एजेंडा है, प्रॉपर एजेंडा है। आपको पता है कि मुल्क आपका किस दाने पे खड़ा है, यानी कि FATF जो ग्रे लिस्ट में हम पड़े हुए हैं, ये उसका सारा जाल जो है वो बुना गया है उसके लिए। यानी कि कल से जो है वो इजलास उसका दोबारा शुरू है। जो हमारे जिनको हम बड़े अपने जो है वफादार मुल्क, इस्लामी बरादर मुल्क कहते थे, वो हमारी मुखालफत कर रहे हैं। इंडिया हमारी मुखालफत कर रहा है। ये कराची में जो पुलिस वाला जो इन्होंने ये सामने ला के ड्रामा शुरू किया, इंडिया जो है वो किस तरीके से इसका ववेला कर रहा है, उसकी आप खबरें सुने, उनके अखबार देखें, उनके टेलीविज़न देखें, तो वो ये ऐलान कर रहे हैं कि पुलिस और फौज की जो है ना वो सिंध में जो है ना वो लड़ाई शुरू हो गई है। पता नहीं कितने अफसरान जो है ऐसी सूरत में आपको लगता है कि हुकूमती अरकान भी इश्ताल की गुफ्तगू करें, गुस्से की गुफ्तगू करें? देखिए हुकूमत ही क्या कर रहे हैं, हुकूमत ये चाहती है कि करप्ट लोगों को जेलों में होना चाहिए, इसके अलावा तो कुछ नहीं कहते। अगर चोरों को चोर कहते हैं तो क्या हुकूमत ना करे? हुकूमत में पहले दिन से कहता हूं कि PTI को लोगों ने सिर्फ इसीलिए इक़्तिदार में लाई है कि ये जितने करप्शन क्लब के मेंबर हैं तमाम को जो है जेलों में डाला जाए। यानी बाकी महंगाई मसाइल, बाकी सूरत-ए-हाल किसी खाते में नहीं है, सिर्फ करप्शन का मामला कवर होगा। मैं तो उस तरफ आता हूं, महंगाई की तरफ आता हूं कि ये पिछली हुकूमतें जितना कर्जा ले चुकी हैं, 7-8 अरब रुपया एक दिन में हम ब्याज देते हैं, क्या वो इस हुकूमत की वजह से है? यानी कि जो आपका बजट बनता है 7200 अरब का, 3800 अरब आपकी कलेक्शन है, 3400 अरब 365 दिन पे ऊपर तकसीम करें तो 9.5 अरब एक दिन का वो आपका खसारती है। यानी कि 2.5 साल का दौरानिया तो 2.5 का भी हो गया। 2.5 साल से आपकी महंगाई बढ़ेगी ना, आपका ब्याज बढ़ रहा है। नहीं तो इनकी कोई पॉलिसी, क्या कोई आपको नजर आता है? पॉलिसी तो वही बढ़ी हुई है पुरानी, यानी कि महंगे कंट्रैक्ट किए हुए। हुकूमत नहीं आई तो कोई पॉलिसी नहीं बनानी। पॉलिसी तब आएगी जब अदारे इनको उल्टा लटकाएंगे। कब आएगी? कोई 5 साल मजीद गुजरने के बाद या कब आने के? दन दनाते हुए स्टेट का जो है वो चैलेंज कर रहे हैं। ये माफिया जो है वो ताकतवर हो गया, देख लीजिए आप। अगर इनको नहीं लटकाया जाएगा तो मैं जरा बैरिस्टर साहब का रुख कर लूं। बैरिस्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि नैब की कारकर्दगी के हवाले से ओवरऑल जो रिपोर्ट अभी आ रही है, बल्कि नैब लाहौर की भी रिपोर्ट आई है 3 साल कारकर्दगी की, और ओवरऑल में मैं जानना चाहता हूं कि नैब की कारकर्दगी को कहां देख रहे हैं आप? देखिए, नैब की बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी है। इस कौम की जो लूटी हुई दौलत है, और स्पेशली वो लोगों ने जिन्होंने करप्शन से, मनी एम्बेजलमेंट से और करप्ट प्रैक्टिस से इस कौम की गरीब आवाम का पैसा लूटा, उनके खिलाफ नैब की बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी है, जिसकी गमाजी, अक्कासी और तर्जुमानी गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में लाहौर नैब की जो रिपोर्ट थी उसके अंदर भी इसकी एक रिफ्लेक्शन नज़र आई, और 78% जिसके अंदर कन्विक्शन रेट जाहिर किया गया। मैं ये समझता हूँ कि हमारे जितने भी पाकिस्तान के अंदर जुडिशल फोरम्स हैं उसमें नैब की जो कारकर्दगी है, स्पेशली जो हमारा इन्वेस्टिगेटिंग इंस्टीट्यूशन है, बड़ी ज़बरदस्त रही है। जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। लेकिन इससे पहले जो 2020 के अवाइल के अंदर जनवरी में एक रिपोर्ट सबमिट की गई जो ओवरऑल कारकर्दगी की गमाजी करती थी, उस रिपोर्ट के अंदर बड़ी एक ज़बरदस्त तस्वीर कशी की गई कि हमारी नैब ने 1 साल के अंदर ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के अंदर 150 अरब रुपया रिकवर किया है। वो नैब ज़दगान, वो लोग जिन्होंने करप्शन से, मनी एम्बेजलमेंट से लोगों की रकम को लूटा था, नैब ने उनसे 150
50 अरब रुपया लेकर रिकवर करके उनको कन्विक्ट करके कौमी खजाने में जमा करवाया है। और ये हमारी पाकिस्तान की दूसरी, एज कम्पेयर टू जो हमारे दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमारी लॉ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के तौर पे जाने जाते हैं, चाहे वो FIA है चाहे वो पुलिस है, उस हवाले से देखा जाए तो हमारा कन्विक्शन रेट बहुत कम है, लेकिन नैब का कन्विक्शन रेट 78% है। जहां प्रॉब्लम्स कहाँ पे है, रिफॉर्म्स की कहाँ पे जरूरत है, वो भी मैं आपके गोश गुजार करना चाहूंगा। एक तो ये कि गुज़िश्ता रोज भी हमने ये चीज देखी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल को, एडिशनल अटॉर्नी जनरल से भी सवाल किया कि आपको हमने 120 नैब कोर्ट्स के क्याम के बारे में डायरेक्शन दी थी कि आप 120 नैब कोर्ट्स बनाए और नैब के अंदर जो ज़ेर इल्तवा केसेस हैं, जो पेंडेंसी है, उसको एलिमिनेट करें, उसका खात्मा करें और एज सून एज पॉसिबल उन केस को निपटाएं। लेकिन अभी तक जो 120 नैब कोर्ट्स नहीं बनाई गई। मैं ये समझता हूँ दील, आप 120 नैब कोर्ट्स बना दें, लेकिन आप 120 नैब कोर्ट्स बनाने के बाद जब जो भी मामलात होंगे, जो भी मुकदमात होंगे, वो कैसे डिसाइड करेंगे? आपको इसके साथ साथ अपनी इन्वेस्टिगेटिंग टीम की कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत है। सही। यहाँ पे यानी बहुत सारी रिफॉर्म्स की अभी जरूरत है, लेकिन कारकर्दगी फिर भी बहुत बेहतर है। बहुत बेहतर है। और एट द सेम टाइम अगर हम ये देखें कि जो नैब का अरेस्ट का तरीकाकार है, इसको बेहतर करने की जरूरत है, चूंकि जो हमारा 18E है और 24A है, दैट बिस्टोज द डिस्क्रिशनरी पावर टू चेयरमैन नैब रिगार्डिंग द अरेस्ट। और अरेस्ट की जो स्वाबदीदी पावर है चेयरमैन नैब को दी गई है, या इनके बिहाफ पे इनके डेडिकेटिंग ऑफिसर्स हैं जो इस्तेमाल करते हैं। सही ये बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस जरूरत है। हवाले से तो जानना मैं चाहता था और कारकर्दगी आप बता रहे हैं कि बहुत बेहतर है, लेकिन महदूद वक्त है मेरे पास। मैं जरा मांडला साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ। मांडला साहब, गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ पे कैंपेन शुरू हो गई, इलेक्शन का दौर तो रहा है और बिलावल वहाँ पे पहुंचे हुए हैं, तो कैसे देख रहे हैं ये सूरत? देखिए जी, गिलगित बल्तिस्तान का सबसे पहले तो ये है कि 1947 में इन्होंने खुद जंग करके जो है ना वो आज़ादी हासिल की, और डे वन से, रोज़े अज़ल से इनकी एक ही डिमांड है कि हमें 5वां सूबा बनाया जाए। क्योंकि ये मसला कश्मीर के साथ लिंक है, तो इसलिए इसका फ़ैसला ये हुआ कि इसको आइनी अबूरी सूबा जो है ना वो बना दिया जाए, ताकि अवाम को उसके हकूक़ जो है वो मिल सकें। इसकी पुरज़ोर अपील पूरे सूबे की भी है, और ये जितनी पार्टियाँ, पीपल पार्टी भी इसके ऊपर मुतफिक थी, नून लीग भी इसके ऊपर मुतफिक थी। तो मेरा ख्याल है कि अभी ये वक्त है कि तमाम पार्टियाँ, पीछे जो मीटिंग हुई है वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी, तो तमाम पार्टियों को चाहिए कि इसके ऊपर जो है ना बढ़ चढ़ कर कदम बढ़ाएं, और ये 5वां सूबा, इसको आइनी अबूरी सूबा, ताकि जब भी कश्मीर के मसले में वोटिंग करनी पड़े तो आइनी अबूरी इसलिए कि उसमें भी जाके अपना रोल जो प्ले कर सके। बहुत शुक्रिया माड़ा साहब, वक्त की किल्लत के बाद मुझे इजाज़त लेना होगी। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, और बैरिस्टर वक़ास साहब आपकी भी शिरकत और वक्त और तजिए का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने